हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन को करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश का परावर्तन, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन करेंगे। देखिए, अगर आपने प्रकाश का परावर्तन अगर ठीक से पढ़ा है तो शायद प्रकाश का अपवर्तन आपको 100% समझ में आ जाए। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है कि कुछ नया पॉइंट है नहीं। जो हमने प्रकाश का परावर्तन में पढ़ा था ना, जस्ट मिलता जुलता है ये प्रकाश का अपवर्तन। लगभग यूँ कह ले कि 70% जो है ना इक्वल है दोनों चैप्टर। ठीक है, चलिए। तो चैप्टर है हम लोग का प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसको समझने के से पहले एक आप डायग्राम को यहाँ अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए, ये है, इसको बोलते हैं, ये वाला हमने क्या लिया, अपवर्तक सतह लिया। ठीक है, ये अपवर्तक सतह है और इसके ऊपर जो है ना, ऊपर वाला एरिया में इधर क्या हवा है। देखिए, यहाँ हवा है। ठीक, अब नीचे वाला एरिया में जो है अपवर्तक सतह के नीचे वाला एरिया में क्या है, इधर पानी है। ठीक है, हवा जो होता है वो विरल माध्यम होता है और पानी क्या होता है, सघन माध्यम होता है। अब बोलिएगा सर ये क्या सघन माध्यम क्या विरल माध्यम कर रहे हैं। तो देखो, विरल माध्यम एक नाम दिया है कि हवा में जो होता है ना, हवा इसमें प्रकाश लाइट मारे तो काफ़ी तेज़ी गति से निकलता है, इसलिए इसको विरल माध्यम नाम दिया है। और पानी में क्या होता है, हवा की तुलना में थोड़ा धीरे धीरे लाइट जाएगा। ठीक है, स्पीड इसका थोड़ा घटा हुआ रहेगा, इसलिए इसको सघन माध्यम नाम दिया है। तो जब भी कोई प्रकाश का किरण क्या होता है कि देखिए, यहाँ विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में आता है ना, विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में आता है तो वो क्या होता है, ये इस तरह से इसका क्या अभिलंब है। तो ये इधर से इसको निकलना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ, अभिलंब की ओर मुड़ गया ऐसे। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आता है तो किस तरफ मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये अपवर्तन सतह है। ये प्रकाश का किरण आया, इसको निकलना चाहिए था इस तरह से। ठीक है, लेकिन ये अभिलंब है, क्या हुआ, अभिलंब की ओर इस तरह से मुड़ गया। तो जब भी कोई प्रकाश का किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो निकलना चाहिए था उसको इस तरह, लेकिन वह अभिलंब की ओर मुड़ गया। ठीक, चलिए। तो ये वाला किरण क्या है, आपतित किरण है। आपतित किरण किसे कहते हैं, तो अपवर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब रही बात अपवर्तक सतह किसे कहते हैं, तो ऐसा सतह जो आपतित किरण को या किसी माध्यम को दो भागों में डिवाइड करता है, उसे क्या कहेंगे, अपवर्तक सतह कहेंगे। ठीक, तो ये प्रकाश का किरण आया, यानी कि ये क्या हुआ, आपतित किरण हुआ। तो अपवर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और इसको देखिए, निकलना चाहिए था इस तरह से, लेकिन ये क्या हुआ कि ये हम लोग का क्या है, अभिलंब है। ठीक, निकलना चाहिए था इसको इस तरह से, लेकिन क्या हुआ, वो इस तरफ मुड़ गया, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ गया। यानी कि इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब भी कोई प्रकाश का किरण विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन इस तरह से देखिए यहाँ आ गया। तो क्या हुआ, विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में आएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ठीक, चलिए। इसके ऊपर देखिए एक लंब डाल दिए हैं, तो इसको बोलेंगे अभिलंब। अभिलंब किसे कहेंगे, आगे मैंने इसका डेफिनेशन लिख दिया, वहाँ मैं और अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा। ठीक, अब फिलहाल देखिए यहाँ क्या हुआ, ये अपवर्तक सतह है, ये आपतित किरण है। तो इन दोनों के बीच एक यहाँ कोण बन रहा है, इसको बोलेंगे आपतन कोण। यानी कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे अभिलंब कहते हैं। उसी तरह से देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि ये अपवर्तित किरण है और ये अपवर्तित किरण अभिलंब, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ देखिए, पूरा ले लेता हूँ, लो, ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है। इन दोनों के बीच में भी एगो कोण बना है ना, इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण। तो यहाँ अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण कहेंगे। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसको अपवर्तन कोण कहेंगे। तो जो आपतन कोण होता है ये वाला, इसको बोलेंगे आपतन कोण। यानी कि यहाँ है ना, हम यहाँ बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतन कोण को हम लोग साइन आई से सूचित करते हैं। ठीक है, और ये जो कोण बन रहा है अपवर्तन कोण, इसको हम लोग
साइन आर से सूचित करते हैं। ठीक है, अर्थात क्या होता है कि इसमें साइन आई का मान जितना डिग्री होगा उतना डिग्री साइन आर का भी नाम होगा। जैसे कि हम लोग प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर में पढ़े थे ना, आपतन कोण परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का क्या होता है, दोनों सेम साइज का होता है, सेम डिग्री का होता है। उसी तरह से यहाँ हो गया आपका आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। ठीक है, यानी कि आपतन कोण को हम लोग आई से सूचित करते हैं और अपवर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं, और दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अगर मान लो ये अगर 20 डिग्री का है तो ये भी 20 डिग्री, अगर 0 डिग्री का होगा तो ये भी 0 डिग्री का, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम लोग ये समझते हैं, हमने क्या पढ़ा, आपतित किरण किसे कहते हैं, तो अपवर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये रहा अपवर्तित किरण, इसको कहेंगे अपवर्तित किरण किसे कहते हैं, तो अपवर्तन के बाद जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण अभिलंब, ठीक है, जिस बिंदु पर होता है, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं इसको, देखिए ऐसे बोलना कि जो अपवर्तक सतह है, अपवर्तक सतह में जो बिंदु बना है उसे आपतन बिंदु कहेंगे। या फिर आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित किरण अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, चलिए अभिलंब किसे कहते हैं, तो ये अपवर्तक सतह पर खींचा गया लंब को क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। चलिए अब देखिए इसका जो थ्योरी है ये हमने इधर लिख दिया है, देखिए यहाँ लिख दिया है, इसमें क्या क्या पॉइंट बनता है। तो एक आपतित किरण कैसे कहते हैं, तो ये अपवर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। ठीक, अब देखिए अपवर्तक सतह किसे कहते हैं, तो वह सतह जो प्रकाश की किरण को दो भागों में डिवाइड कर देता है, विरल माध्यम और सघन माध्यम में, तो उसको क्या कहेंगे, अपवर्तक सतह कहेंगे। अब प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, प्रकाशीय माध्यम क्या होता है कि वह माध्यम जिस पर प्रकाश गमन करती है, जिस पर प्रकाश चलती है, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। ठीक, अब अभिलंब किसे कहते हैं, तो ये रहा अपवर्तक सतह पर जो लंब खींचा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब उसके बाद अगला है कि अपवर्तित किरण किसे कहते हैं। देखिए आपतित किरण इस तरह से आया, अपवर्तन के बाद इस तरह से निकल गया, तो अपवर्तन के बाद ये जो जाने वाली किरण है इसी किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, चलिए अब ये बात आपतन कोण किसे कहते हैं। देखिए आपतन कोण किसे कहते हैं, तो इस तरह से प्रकाश का किरण आया, इस तरह से गोलम खींच दिया, तो यहाँ जो कोण बनाना उसको क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। ठीक है, और अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, देखिए प्रकाश का किरण आया, टकराया, इस तरह से निकल गया, ये अभिलंब, तो यहाँ जो कोण बनाना इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण। जैसे कि मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ और एक बार, ये आपका अपवर्तक सतह है, ठीक है, जिस पर प्रकाश का किरण आकर पड़ती है, और ये आपतित किरण है। ठीक है, आपतित किरण है, प्रकाश से अपवर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। और ऊपर क्या है, हवा है। ठीक है, इससे ऊपर क्या है, हवा है, हवा को बोलेंगे विरल माध्यम, और पानी है नीचे तो पानी को बोलेंगे सघन माध्यम। ठीक, अब देखिए ये अभिलंब खींच दिए, तो यहाँ जो कोण बना इसे आपतन कोण, और यहाँ जो बिंदु बना आपतन बिंदु, और यहाँ जो कोण बना आपतन कोण कहेंगे। ठीक है, और ये जो किरण निकल गया अपवर्तित किरण कहेंगे। ठीक, चलिए इसका डेफिनेशन देखो हमने यहाँ लिख दिया है। आपतित किरण किसे कहते हैं, तो अपवर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अपवर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को उसे आपतित किरण कहेंगे, जैसे कि आपने समझाया। ठीक है, ये रहा अपवर्तक सतह, इस पर आकर पड़ने वाली जो किरण है इस वाले किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अपवर्तक सतह किसे कहते हैं, तो ये अपवर्तक सतह हुआ। ठीक है, इस टाइप का मैंने बताया था, वैसी सतह जो प्रकाश से माध्यम को अलग करती है उसे अपवर्तक सतह कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, प्रकाश से दो माध्यम होता है, तो ये क्या हुआ, एक सतह हुआ अपवर्तक सतह। यह सतह क्या किया, ऊपर हवा को रख दिया और नीचे पानी को रख दिया, तो वह सतह जो प्रकाश से माध्यम को दो भागों में बांट दिया, विरल माध्यम और सघन माध्यम, तो वह माध्यम जो प्रकाशीय वह सतह जो प्रकाशीय क्या होता है, माध्यम को अलग अलग करती है। ठीक है, यानी कि विरल माध्यम और सघन माध्यम बनाती है, उसे क्या कहेंगे,
अपवर्तक सतह कहेंगे। ठीक, चलिए अगला है प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, तो वैसा माध्यम जिससे प्रकाश गमन कर सके उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, तो वैसा माध्यम जिस पर प्रकाश गमन करता है, यानी जिस रास्ते पर प्रकाश चलता है ना, इस तरह से तो इस रास्ता को क्या बोलेंगे, यानी कि लाइट का रास्ता को क्या कहेंगे, प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। तो जिस रास्ते पर प्रकाश चलता है उस रास्ता को क्या कहेंगे, प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। आगे है अभिलंब किसे कहते हैं, तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहेंगे। देखिए इस तरह से क्या हुआ, आपतित किरण आया ना, यहाँ एक बिंदु बना आपतन बिंदु, और इस पर जो लंब हम खींच देते हैं ना, तो इसी को क्या बोलेंगे, अभिलंब कहेंगे। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो ये देखो प्रकाश, ये अपवर्तक सतह है, इस पर प्रकाश का किरण आकर के पड़ा, यहाँ एक बिंदु बना, इसी बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। यानी कि अगर इसका डेफिनेशन ऐसे कर सकते हैं कि आपतित किरण अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर पड़ती है उसे अपतन बिंदु कहते हैं। ये रहा अपवर्तक सतह, आपतित किरण अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर पड़ती है उस वाले बिंदु को क्या कहेंगे, अपतन बिंदु कहेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है अपवर्तित किरण क्या होता है, तो अपवर्तन के बाद दूसरे माध्यम में, अपवर्तन के बाद दूसरे माध्यम में, मतलब दूसरे माध्यम में कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सघन माध्यम में आया तो विरल माध्यम में जाना, अगर विरल माध्यम से आ रहा है तो सघन माध्यम में जाना। तो अपवर्तन के बाद विरल माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण को क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए ये क्या है, प्रकाशीय, ये अपवर्तक सतह हुआ। ये देखिए इस तरह से प्रकाश का किरण आया, ये क्या है, विरल माध्यम, विरल माध्यम से क्या हुआ, सघन माध्यम में आया, सघन माध्यम में आने के बाद क्या हुआ, ये इस तरह से क्या हुआ, सघन माध्यम में मुड़ गया। ठीक है, इधर विरल माध्यम से प्रकाश की किरण आया और इधर आकर के मुड़ गया। तो अपवर्तन के बाद यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से देखो अपवर्तन हो रहा है, ये आपतित किरण आया, यहाँ से क्या हुआ, अपवर्तक सतह से क्या हुआ, अपवर्तन, इस तरह से अपवर्तन हुआ। तो अपवर्तन के बाद क्या होता है, दूसरे माध्यम में जो प्रवेश किया वो विरल माध्यम था, ये सघन माध्यम में, नीचे क्या है, सघन माध्यम में। तो अपवर्तन के बाद दूसरे माध्यम में प्रवेश करना क्या होता है, प्रवेश करने वाली किरण को क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, आगे है आपतन कोण किसे कहते हैं, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे एंगल आइसोसेलेट करते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं, फिर इसका देखिए डायग्राम के तौर पर समझिए। ये रहा प्रकाशीय किरण, इधर से प्रकाश का किरण आया, यह एक अभिलंब है, इसमें बीच में जो कोण बन गया ना, यह बोला, इसको क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, आपतन कोण क्या है, तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब और अपवर्तित किरण, देखिए इसका ऐसे समझिए, ये रहा अपवर्तक सतह, इससे क्या हुआ, प्रकाश का किरण आया। ठीक है, यह लंब हुआ, प्रकाश का किरण आने से इसको इस तरह से निकलना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ, इस तरह से निकल गया। ठीक है, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तन के बाद जाने वाली किरण है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। इसके बीच में जो कोना बनाना, इसी कोने को क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे। ठीक, यानी कि इसका डेफिनेशन क्या हुआ, ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, इसी कोण को क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे। ठीक, अब देखिए आगे, जैसे हमने इससे पहले बात किया था प्रकाशीय माध्यम। ठीक, तो प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, देखिए प्रकाशीय माध्यम दो होता है, एक सघन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। प्रकाशीय माध्यम जो होता है वो दो माध्यम होता है, सघन माध्यम और विरल माध्यम। अब सघन माध्यम विरल माध्यम क्या होता है, तो आगे समझिए। विरल माध्यम क्या होता है, इसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है। विरल माध्यम में क्या होगा, प्रकाश का जो चाल होगा, प्रकाश का जो स्पीड होगा वो ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल वायु क्या है, विरल माध्यम है। तो विरल माध्यम क्या होता है कि इसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, और ये एग्जाम्पल के तौर पर वायु में क्या होता है, प्रकाश का चाल ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला है एक सेकेंड, हाँ चलिए, सघन माध्यम। तो इसमें प्रकाश की चाल कम होती है। विरल माध्यम में क्या होता है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, जैसे पानी, शहद, ये सब। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि विरल माध्यम में क्या होता है, प्रकाश की चाल क्या होता है,
सघन माध्यम से कम होता है कि ज़्यादा होता है? तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है। विरल माध्यम का एग्जाम्पल वायु। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? धीमी होती है, फॉर एग्जाम्पल पानी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं। देखिए अगला पॉइंट है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, यानी कि हवा से पानी की ओर जाता है, तो वह अभिलंब से दूर भाग जाता है। उल्टा बोल दिए, अच्छा एक सेकेंड, सॉरी। हाँ, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर भाग जाता है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, सघन मतलब जैसे पानी से हवा में जाना या फिर कांच से हवा में जाना। ठीक है, जब भी कोई प्रकाश की किरण, ये देखो क्या है, ये अपवर्तक सतह है और ये हमने सघन माध्यम ले लिया। ठीक है, कांच सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब से दूर। ये रहा अभिलंब, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश किया तो इसको इस तरह से निकलना चाहिए। ठीक है, आ रहा था इस तरह से निकलना चाहिए। ये अभिलंब है, लेकिन ये अभिलंब से क्या हुआ? दूर भाग गया। ठीक है, इतना ज़्यादा दूर भाग गया। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण क्या होगा? सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो वो अभिलंब से दूर भागेगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वो किस ओर मुड़ता है? तो अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो क्या हुआ? अभिलंब ये है ना, इसको इस तरफ नहीं आएगा, वो और छिटक जाएगा इधर। ठीक, तो याद रखिएगा कि जब भी कोई प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब से वो क्या होगा? दूर भागेगा। इसी का दूसरा पॉइंट है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, मतलब हवा से, पानी में, ठीक है, विरल माध्यम से जाता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, जब भी कोई प्रकाश का किरण विरल माध्यम से, मतलब हवा से अगर पानी में जाएगा तो इसको इस तरह से जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हुआ? अभिलंब की ओर मुड़ गया। ठीक है, इस तरफ से मुड़ गया। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, विरल यानी हवा में, ठीक है, हवा से पानी में आएगा, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, यानी अभिलंब साइड आ जाएगा। ठीक है, और इसका उल्टा अगर बात बोले, सघन से अगर विरल माध्यम में जाए, याद रखना, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर भागेगा। अगर ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। अब हम लोग का मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से हम लोग का मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी VVI है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन है, एक प्रकाश का अपवर्तन क्या है? चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का अपवर्तन, तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता है ना, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब कोई, आंसर है, जब कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, मतलब ये हुआ जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे या विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे, ठीक है, तो वह अपने दिशा से मुड़ जाती है। सघन से विरल माध्यम में, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब से दूर मुड़ेगा। यानी कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? उसका जो रास्ता है वो रास्ता से भटक जाएगा। ठीक है, वो रास्ता से या तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा या तो अभिलंब से दूर मुड़ जाएगा। यानी कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपना दिशा से क्या होता है? मुड़ जाता है। मुड़ने की इसी घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। आया समझ में? चित्र के साथ समझो। देखो यह एक माध्यम है, इससे क्या हुआ? प्रकाश का किरण आया, ठीक है, इसको इस तरह से निकलना चाहिए लेकिन वो इस तरफ मुड़ गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? प्रकाश का अपवर्तन हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपना पथ से, अपना रास्ता से मुड़ जाती है। ठीक है, यानी मुड़ जाती है तो उसको क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। मुड़ने की इसी घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। अब देखिए इसका नियम पूछा है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, जैसे था ना प्रकाश के परावर्तन का दो नियम, उसी तरह से ये प्रकाश का अपवर्तन का यहाँ दो नियम है। वो नियम क्या क्या है? तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब है वो एक ही सतह पर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखिए, ये क्या है? ये हमने ले लिया आपका
अपवर्तक सतह, ठीक है। देखिए ये आपतित किरण यहाँ आया, ठीक है, इसी में हम लोग अभिलंब भी डाल देते हैं, ठीक। तो आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, देखिए अपवर्तित किरण तीनों क्या है, एक ही सतह पर है ना, एक ही सतह पर है, तो इसको क्या कहेंगे, प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम कहेंगे। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो होता है वो तीनों एक ही समतल पर होते हैं, इसे क्या कहेंगे, अपवर्तन का प्रथम नियम कहेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें, ठीक है, यानी कि दर्पण जैसा ही है यार, दर्पण जैसा, ठीक। चलिए दूसरा है, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, ठीक है, साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर, ठीक है। अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। दूसरा नियम क्या है कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या यानी आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का दूसरा नियम कहेंगे। इसे सुनिए स्नेल का बोलते हैं, हाँ स्नेल का भी ये दूसरा नियम है, स्नेल का भी ये नियम है, इसी को कहते हैं। ये फिलहाल अपवर्तन का नियम है। तो अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है, साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक, ठीक। चलिए अब एक बार शॉर्टकट में समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या पूछा था, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो जब भी कोई प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपना रास्ता से भटक जाता है, भटकने की इसी घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। इसका नियम बताए, इसके दो नियम है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, दो नियम, परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, दो ही नियम है। अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है, तो आपतन कोण, अपवर्तन कोण और आपतन बिंदु क्या होता है, तीनों एक ही सतह पर होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही सतह पर होता है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या यानी आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन क्या होता है, एक नियतांक होता है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं या पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, ठीक। आइए इसको समझते हैं पहले डेफिनेशन, फिर इसका चित्र बना करके मैं आपको और अच्छी तरह से समझा दूँगा। जब प्रकाश की किरण कांच या बर्फ की मोटी सिल्ली से गुजरती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी कांच या बर्फ की मोटी सिल्ली से गुजरती है तब उसमें अपवर्तन के बाद, आपतित किरण, अपवर्तन के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच, अपवर्तन के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी कांच या बर्फ की मोटी सिल्ली से अगर गुजार देते हैं तो अपवर्तन के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी होता है उसे क्या कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन कहेंगे। जैसे यहाँ चित्र के माध्यम से आप और अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए ये हमने क्या लिया कि एक साधन लिया, बर्फ, मतलब ये बर्फ की इस टाइप का ये क्या मोटी सिल्ली है, ठीक है, ये रहा बर्फ की मोटी सिल्ली। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक लेंगे हवा, इधर देखिए ये क्या है, सघन माध्यम है, ठीक है, सघन माध्यम है क्योंकि बर्फ हमने लिया है। बर्फ में क्या होता है, प्रकाश की चाल धीमी होगा और ऊपर हवा में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगा, वो विरल माध्यम हुआ। तो जब भी कोई प्रकाश का किरण देखिए, ये लिए इस तरह से और इस पर एक लंब डाल दिए, ठीक है, ये लंब डाल दिए। तो जब भी कोई प्रकाश का किरण जो होता है अगर सघन माध्यम से, सॉरी विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में प्रवेश करता है, विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का किरण क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी कि इसको निकलना चाहिए था इस तरह से, ठीक है, इस तरह से निकलना चाहिए, लेकिन ये क्या हुआ, इस तरह से अभिलंब की ओर मुड़ गया, ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ गया, इतना अभिलंब की ओर मुड़ गया, ठीक। मुड़ने के बाद देखिए यहाँ आगे हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, तो मुड़ने के बाद इस तरह से इसको जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अपना पथ बदल करके अभिलंब की ओर मुड़ गया, ठीक है, अभिलंब की मुड़ गया, फिर यहाँ आया, ठीक। अब ये क्या हुआ, सघन माध्यम से ये अब विरल माध्यम में निकल रहा है, ठीक है, हवा में वापस आ रहा है। ये बर्फ के अंदर था, बर्फ के अंदर से हवा में आ रहा है, तो हवा में आना मतलब क्या होता है, बर्फ क्या है सघन माध्यम और हवा क्या है विरल माध्यम। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जैसे कि आया, ठीक है, ये अभिलंब खींच दिए, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है। तो मैंने आपको बताया अभी कुछ समय पहले कि अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है
तो वो अभिलंब से दूर भागता है, तो ये इन लोग का अभिलंब रहा। इसको निकलना चाहिए था ऐसे, लेकिन निकल कैसे गया, ऐसे निकल गया। तो देखिए यहाँ ये वाला किरण कौन सा है, आपतित किरण है, ठीक, ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है, इसको कहते हैं निर्गत किरण। तो ये आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच ये जो पार्श्विक विस्थापन बन रहा है, यानी लंबवत दूरी जो है आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी है, इसी लंबवत दूरी को क्या कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन कहेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी कांच या बर्फ की मोटी सिल्ली से गुजरती है, तब उसमें अपवर्तन के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी होती है, इसी दूरी को क्या कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन कहेंगे। फिर से एक बार, ये रहा बर्फ की मोटी सिल्ली, ठीक है, और इस तरह से ये बर्फ की क्या रहा, मोटी सिल्ली रहा, थोड़ा टेढ़ा हो गया। इस तरह से बर्फ की ये क्या है, मोटी सिल्ली है। इधर से प्रकाश आया, ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है, ये रहा अभिलंब। तो ये क्या हुआ, इधर से इसको निकलना चाहिए था, ये लेकिन अभिलंब की ओर मुड़ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या है, विरल माध्यम में, सघन माध्यम में, सघन माध्यम से ये विरल माध्यम में आ जा रहा है, तो इसको चलना चाहिए था, इसको इस तरह पर का, ठीक है, इस तरह से चलना चाहिए, लेकिन ये क्या हुआ, सघन से विरल माध्यम में आने के कारण क्या हुआ, ये अभिलंब से दूर मुड़ गया। ठीक है, तो ये आपका आपतित किरण है और इस किरण को बोलते हैं निर्गत किरण। तो ये आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच ये जो लंबवत दूरी है, इसी दूरी को क्या कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन कहेंगे। आई होप अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए इतना कम से कम आप याद रखिएगा, प्रकाश की चाल याद रखना, निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल क्या है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल कितना है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल जो है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। उसी तरह से पानी में प्रकाश की चाल कितना होगा, तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। फिर कांच में, किसी कांच में प्रकाश की चाल कितना होगा, तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है अपवर्तनांक किसे कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको मैं साथ में आपको बताते चले जाता हूँ, तो आप VVI जरूर नोट कर ले इसे। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो निर्यात में प्रकाश की चाल, निर्यात में यानी कि हवा में प्रकाश की चाल, जिसको हम लोग C से सूचित करते हैं, तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम मतलब समझे, बर्फ में या फिर कांच में, ठीक है, इसको बोलेंगे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि इसको हम लोग V से सूचित करते हैं, कि अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के बीच जो अनुपात होता है, इसी अनुपात को क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। और ये अपवर्तनांक को हम लोग x से सूचित करते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक को कैसे सूचित करते हैं, सॉरी n से। फिर से एक बार, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अब इतना लिखने के बाद आप जो है ना, इसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, मतलब किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के बीच जो अनुपात होता है, इसे क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। देखिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या है, n = ठीक है C/V। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है। अब देखिए अपवर्तनांक निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे कि अपवर्तनांक कैसे निकाला जाता है। ठीक, देखिए कांच का अपवर्तनांक हमको निकालना है। कांच का अपवर्तनांक कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। और निर्वात में प्रकाश की चाल आपको शुरुआत में ही बताए थे कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो हमको कांच का अपवर्तनांक निकालना है। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि 3 लाख बटे कांच में प्रकाश की चाल, अभी आपको बताया था कांच में प्रकाश की चाल क्या है, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख बटे कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख। अब इसको बैलेंस करेंगे 1.5 इकाईहीन। इकाईहीन मतलब समझे, इकाईहीन यहाँ लिखा हुआ है। देखिए इकाईहीन का मतलब होता है इसका कोई यूनिट नहीं, मतलब 1.5 क्या यूनिट, किलोमीटर, केजी, कुछ नहीं। ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो अपवर्तनांक होता है वो उसका इकाई क्या होता है। ऑप्शन ए मीटर में, ऑप्शन बी
सेंटीमीटर में। ऑप्शन सी और भी कुछ रह सकता है, और एक ऑप्शन रहेगा इकाईहीन। तो याद रखना इकाईहीन में आप टिक मारना, क्योंकि इसका कोई इकाई नहीं होता है, केजी, क्विंटल, मन, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। तो हमने क्या किया, कांच का अपवर्तनांक निकालने के लिए सीखा। कांच का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख बटे कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख। तो निर्वात में प्रकाश की चाल को यानी 3 लाख को हमेशा क्या करना है, कांच का अपवर्तनांक निकालना है। तो कांच का अपवर्तनांक कांच का स्पीड से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 1.5 आ गया। अब उसके बाद देखिए पानी का अपवर्तनांक हमको चाहिए, पानी का अपवर्तनांक निकालना है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे पानी का अपवर्तनांक, है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। उसी तरह से पानी में जो प्रकाश की चाल होती है वो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो 3 लाख बटे 2 लाख करेंगे 1.33 आएगा, ठीक है। यानी कि पानी का अपवर्तनांक क्या है, 1.33, ठीक है। चलिए देखिए, अपवर्तनांक इकाई विहीन होता है। नोट में लिख दिए हैं कि अपवर्तनांक इकाई विहीन होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जो अपवर्तनांक है उसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं। तो याद रखिएगा इकाई विहीन। इकाई विहीन का मतलब समझे, मतलब कोई इकाई नहीं, केजी, क्विंटल, किलोमीटर, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ 1.5 है तो 1.5, 3.33, ठीक है। चलिए, इकाई विहीन मतलब कोई इकाई नहीं होता उसका। अगला क्वेश्चन है कि वायु का अपवर्तनांक कितना है, वायु का अपवर्तनांक कितना है। तो वायु का अपवर्तनांक 1.0003 होता है। वायु का अपवर्तनांक याद रखिएगा 1.0003 होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होगा, 2.42। हीरा का अपवर्तनांक कितना होगा, 2.42, और वायु का अपवर्तनांक 1.0003, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सनेल का नियम एग्जाम में बार बार आता है ये, तो आप लोग थोड़ा बना लीजिएगा ठीक से। एक सेकेंड रुकिए। हाँ देखिए क्वेश्चन है कि सनेल का नियम किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको इसके बारे में हमने बता दिया था कि जो प्रकाश का अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है वो सनेल का नियम भी वही सेम होता है, ठीक। तो प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात एक नियतांक होता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, सनेल का नियम। यानी कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन की कोण की ज्या क्या होती है, एक नियतांक होता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, सनेल का नियम कहेंगे, ठीक है। अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक। साइन आई बटे साइन आर बराबर कितना होगा, एक नियतांक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यूँ कह लो कि ये वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ना देखते हैं लगभग पूछा जाता है ये क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम में बार बार आता है। अब ये क्वेश्चन है क्या, तो आपको समझा देता हूँ मैं, और ये हल्का भी है काफ़ी, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर की ओर उठाई हुआ प्रतीत होता है, क्यों। देखिए अगर पानी में, अगर बाल्टी वगैरह में आप अगर सिक्का रख दीजिएगा एगो, तो आपको लगेगा, आप तिरछा होकर के देखिएगा ना, तो आपको लगेगा कि शायद ये सिक्का अंदर पेंदी में बैठा नहीं है, उठा हुआ है ना, ठीक। ऐसा क्यों होता है, तो पानी में रखे सिक्के से प्रकाश की किरणें पानी की सतह से बाहर निकलती है। यानी कि पानी में जो सिक्का रखा हुआ है ना, पानी में जो सिक्का रखा हुआ है उससे क्या होगा, प्रकाश का किरण बाहर निकलेगा, ठीक है। तो किरणें अपनी दिशा में मुड़ जाती है। पानी क्या है, पानी कौन सा माध्यम है, पानी सघन माध्यम है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में प्रवेश होता है तो वो अभिलंब से दूर मुड़ जाता है, ठीक है। पानी में जो सिक्का रखा हुआ रहता है ना, वो हम लोग को ऊपर की ओर उठाई दिखा हुआ रहता है। ऐसा क्यों, क्योंकि पानी कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम, और बाहर से हम लोग देख रहे हैं ना, बाहर क्या है, हवा है। तो सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में प्रकाश की किरण आता है ना, वो क्या होता है, अभिलंब से दूर मुड़ जाता है, जिसके कारण हम लोगों को पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर की ओर उठाया हुआ दिखाई देता है, ठीक। लिखेंगे कैसे सर, तो आइए इसको लिखने का तरीका भी बता देते हैं। तो पानी में रखे सिक्के से प्रकाश की किरणें पानी की सतह से बाहर निकलती है। प्रकाश जो बाल्टी में सिक्का वगैरह रखा हुआ वो क्या होता है, पानी की सतह से उसका प्रकाश, उसका रोशनी जो है ना बाहर निकलता है, तो किरणें अपनी दिशा में मुड़ जाती हैं। तो किरणें क्या होता है, अपना दिशा में मुड़ जाता है। इन मुड़े हुए किरणों की दिशा में देखने पर, मुड़ा हुआ किरणें मतलब टेढ़ा होकर के थोड़ा अगर देखने पर सिक्का क्या होता है, उठा हुआ प्रतीत होता है। यानी कि इसका अगर मेन रीजन बताया ना, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है, ठीक।
चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ बता दिए हम फिगर के साथ। ये रहा एक बाल्टी, ठीक, इसमें हम क्या किए, पानी इस तरह से पूरा भर दिए, ठीक, और सिक्का को यहाँ हम पेंदी में रख दिए, बिल्कुल पेंदी में रखा हुआ है नीचे, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर हम देखते हैं ना तो हमें क्या लगता है कि ये सिक्का जो है ना इस तरह से यहाँ पे है, मतलब उठा हुआ है, बैठा नहीं है, यहाँ पेंदी में है नहीं, इस तरह से उठा हुआ। ऐसा इस क्यों होता है, तो एक शब्द में अगर कहा जाए तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो जितना भी घटना घटेगा इस चैप्टर के अंतर्गत, जितना भी घटना हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन ही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 थी, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन का क्या तात्पर्य है, मतलब क्या मतलब है, ठीक। तो पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन का तात्पर्य यानी मतलब यह है कि पानी में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल का, पानी में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल का 1/1 इतना जो है ना, इसको ऊपर बटे लगा, ऊपर 1 लगा दो तो 1/1.33 गुना होता है, ठीक है। देखिए आपको हम तरीका बताते हैं याद रखने का, इनसे संबंधित कितना भी क्वेश्चन आए ना आप चुटकी में सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। चलिए समझिए, देखिए एक चीज़ तो नोट कर लेना, इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। या फिर हो सकता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे बर्फ़ का अपवर्तनांक जितना निकाले थे, ठीक है, वो दिया हुआ है, बर्फ़ का अपवर्तनांक दिया हुआ है, ठीक है, इस कथन का क्या मतलब है। हीरे का अपवर्तनांक दिया हुआ रहेगा 2.42, इस कथन का क्या मतलब है, ठीक। तो सबके लिए हम एक कॉमन आपको आंसर बता रहे हैं, ठीक, ध्यान से समझिएगा। देखिए पानी का अपवर्तनांक इतना है, बर्फ़ का बोलेंगे तो बर्फ़ का अपवर्तनांक इतना है, ठीक। कांच का अगर निकालने के लिए, कांच के बारे में बोले तो कांच का अपवर्तनांक इतना है, ठीक। इस कथन का तात्पर्य यह है कि यहाँ तक ध्यान दीजिए, इस कथन का तात्पर्य यह है कि यहाँ तक क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक। चलिए पानी में प्रकाश की चाल, इस कथन का तात्पर्य यह है कि पानी में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल का बस 1/1 लगा देना, जो भी दिया हुआ उसके ऊपर 1 लगाना, तो 1/1.33 गुना होता है, ठीक है, ठीक। चलिए अगर हमसे पूछे, जैसे कि हम लोग पढ़े ना हीरे का अपवर्तनांक 2.42, अगर ये क्वेश्चन इसी में पूछ ले, मान लो यही अगर क्वेश्चन पूछ दिया है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना था 2.42 है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दे हम कैसे जवाब देंगे, तो लिखेंगे हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का तात्पर्य यह है कि पानी में प्रकाश की चाल, सॉरी हीरे में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल का 1/2.42 गुना है, ठीक है, 1/2.42 गुना होता है। लिख देंगे हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का तात्पर्य यह है कि पानी में हीरे में प्रकाश की चाल शून्य में, हीरे में प्रकाश की चाल यहाँ चेंज करना है, एक जगह दो जगह आपको चेंज करना है, एक ये वाला और ये, ठीक है। तो हीरे में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल का 1/1 लगा देंगे ऊपर, और जो है ये वाला अमाउंट 2.42 उसको नीचे लिखेंगे, इतना गुना है, ठीक। चलिए आई होप अच्छी आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरे का अपवर्तनांक जो है, हाँ अभी गया क्वेश्चन, देखिए 2.42 है, इस कथन का क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो अभी हमने आपको बता दिया था आंसर कैसे देना है, सिर्फ नाम चेंज करना है, पानी का जगह हीरा लिख देना, ठीक है। तो लिख देंगे हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का तात्पर्य यह है कि हीरे में, ठीक है, हीरे में, वहाँ था पानी में, हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगा, शून्य में प्रकाश की चाल का क्या होगा, 1 ऊपर 1 लगा देंगे, बस इसके ऊपर 1 लगा देना है, तो 1/2.42 गुना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है। आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है, तो किसी दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक को, किसी दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक। फिर से एक बार,
अपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो किसी दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक को, किसी दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक को क्या कहेंगे? किसी दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? अपेक्षिक अपवर्तनांक कहेंगे। फिर से एक बार, किसी दो माध्यम के निरपेक्ष, निरपेक्ष, ठीक है, निरपेक्ष मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड, किसी दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला है प्रिज्म का अपवर्तन। प्रिज्म, प्रिज्म देखे हो आप लोग? अच्छा, प्रिज्म तो सबको देखा होगा। कैसे? तो अगर टीना वगैरह का घर होगा तो आपको मालूम होगा अच्छी तरह से क्या होता, ऊपर वाला पार्ट कुछ इस प्रकार होता है ना, इस तरह से होता है ना घर। हम नीचे वाला बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ से ऊपर वाला एरिया का बात कर रहे हैं। ये क्या है? प्रिज्म टाइप का है ना, ठीक है, प्रिज्म टाइप का है। तो देखिए इसका चित्र है, हम लोग को क्या पढ़ना है? प्रिज्म का अपवर्तन। प्रिज्म में अपवर्तन मतलब समझे, प्रकाश डालेंगे तो कैसे कैसे निकलेगा। तो ये रहा हम लोगों के पास एक प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म है, कांच का बना हुआ, बस वहाँ टीना का होता है घर में, यहाँ कांच का है, ठीक। और यहाँ एक कोन बना है तो इसको बोल देंगे प्रिज्म कोन, ठीक है। और ये क्या है? कांच है, हमने कुछ कांच लिया, ठीक है, कांच का ये प्रिज्म है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि हम श्वेत प्रकाश भेज रहे हैं, व्हाइट कलर का, ठीक है, व्हाइट कलर का। तो इसको जो है ना ये क्या है? हवा है, ठीक है, और ये कांच है। तो हवा क्या होता है? विरल माध्यम होता है, और कांच क्या होगा? सघन माध्यम होगा, ठीक है। ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश किया तो उसको निकलना चाहिए था इस तरह, ठीक है, लेकिन वो क्या हुआ? ये रहा अभिलंब, इस तरह से इसको निकलना चाहिए, लेकिन इस तरह से वो मुड़ गया, मतलब अभिलंब की ओर मुड़ते हुए यहाँ निकला, ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ते हुए निकला। अब देखिए यहाँ क्या हुआ? ये अभी क्या है? यहाँ सघन माध्यम है। अब सघन माध्यम से हवा ये प्रिज्म से बाहर निकलेगा, प्रिज्म में बाहर क्या हुआ? हवा है, ठीक है। तो इसको निकलना चाहिए था, इसको इस तरह से, ठीक है, इस तरह से निकलना चाहिए था, ठीक है, इस तरह से निकलना चाहिए था, सॉरी एक सेकेंड। तो इसको निकलना चाहिए, रुकिएगा, हाँ, इसको निकलना चाहिए, ये इन लोग का अभिलंब हुआ, ठीक है, ये अभिलंब हो गया। तो इसको निकलना चाहिए कुछ इस प्रकार निकलना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो इस तरह से निकल गया, ठीक है, अभिलंब से दूर मिल गया, दूर निकल गया, ठीक। तो जब भी कोई प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश किया, विरल माध्यम में प्रवेश किया था, क्या हुआ? वो अभिलंब से दूर मिल गया। अब देखिए इसका कल्पना किया गया है यहाँ इस तरह से, इसका इस तरह से यहाँ कल्पना किया गया है, ठीक है, इस तरह से कल्पना किया गया। तो यहाँ जो बीच में एक कोण बन रहा है, देखिए यहाँ कोण बन रहा है, तो इस वाले कोण को कहेंगे विचलन कोण। तो प्रिज्म में इस प्रकार से प्रकाश का क्या होता? अपवर्तन होता है, ठीक है। चलिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको नॉलेज के लिए बता दिए, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंस किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ठीक। तो किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा, किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा रहता है, किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो किसी निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं, ठीक है। लेंस किसे कहते हैं? तो किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से, जो किसी दो निश्चित ज्यामितीय सतह से क्या रहता है? घिरा रहता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे, ठीक। अब आगे बात करते हैं कि लेंस जो होता है ना, लेंस कितने प्रकार? लेंस दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमने दर्पण में पढ़ा था, दर्पण दो प्रकार का था, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उसी तरह से लेंस जो होते हैं, लेंस का भी दो प्रकार होता है, क्या क्या? एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस, ठीक है। लेंस के कितने प्रकार? तो लेंस का दो प्रकार, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस, ठीक। अब आइए उत्तल और अवतल को हम लोग समझते हैं। देखिए इस तरह से एगो गोला है, ठीक है, इस तरह से एक गोलीय लेंस है, खोखला गोला। तो इसका हम ये वाला टुकड़ा इधर से काट देते हैं, ठीक, और ये वाला टुकड़ा हम इधर से काट देते हैं। देखो इसको नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, हमको दो गोला लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये समझ लो कि ये हमने नहीं लिया, ठीक है, हमने एक गोला लिया, ठीक है, इस तरह से एक गोला ले लिया, और इसका ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा हम क्या किए? काट दिए, ठीक है, समझिएगा। ये एक गोला है, इसका ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा हम काट दिए। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर हम ये वाला टुकड़ा काट करके हटा लेंगे तो क्या होगा? इस तरह से बनेगा, है ना, यानी कि इसका क्या है? इस तरह से बना। तो ये देखो उभरा हुआ ना, इधर देखो बाहर निकला हुआ, ये हो गया उत्तल लेंस, ठीक है।
और इसको हम क्या करें, ये वाला टुकड़ा को हम क्या करेंगे, चिपकाना है, 2 लेंस चिपकाना है, इधर से हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है, थोड़ा उल्टा हो गया, देखिए यहाँ हम समझा रहे थे। देखिए तो ये वाला जो टुकड़ा था ना, इसको इधर से काट करके हमने क्या किया, इस तरफ से लगा दिए, और इसको इधर से काट करके क्या किया, इस तरफ से लगा दिए। देखिए ये क्या हुआ, इधर से भी उभरा हुआ है, इसका बीच में देखिए एक चीज़ देखिए कि इसका बीच में क्या है, मोटा है, और साइड वाला दोनों क्या है, पतला है। तो इसको बोलेंगे उत्तल लेंस। ठीक, अब इन्हीं दोनों लेंस को अगर हम उल्टा करके निकालेंगे, यानी ये वाला लेंस को अगर हम ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, ये वाला लेंस को, ये पहले इधर वाला लेंस देखिए, इधर ये वाला काट दिए, ये वाला टुकड़ा हम क्या किए, ऐसे लगा दिए, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक, ये वाला टुकड़ा, ठीक है, ये वाला टुकड़ा हम क्या किए, ऐसे लगा दिए, और इधर वाला टुकड़ा काट लेते हैं, इसको ऐसे लगा देते हैं, है ना, क्योंकि ये इधर है तो हमने क्या किया, यहाँ लगा दिया, इधर है तो इसको काट करके यहाँ चिपका दिया। ठीक है, इस तरह से चिपका दिया। तो इस तरह से एगो लेंस बनाना, तो ये अवतल लेंस कहलाएगा, यानी कि इसका बीच में क्या है, बीच में पतला है और साइड वाला दोनों क्या है, मोटा है, इसे उत्तल लेंस कहेंगे। आइए इसका डेफिनेशन को समझते हैं और अच्छी तरह से बात क्लियर हो जाएगा। देखो इसको भी थोड़ा समझ लो। देखो ये है उत्तल लेंस, ठीक है, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस यानी कि लेंस जो होते हैं ना, लेंस में 2 को फोकस होता है, लेंस में 2 को फोकस होता है। ये बीच वाला बिंदु को बोलते हैं प्रकाश केंद्र। फोकस 2 को होगा, इधर बायां साइड आएंगे तो F1 F2, और इधर दायां साइड आएंगे तो क्या होगा, F2। इधर वाला को बोलेंगे फोकस 1, और इधर वाला एक फोकस होता है, 2 फोकस होता है। ठीक, ये बीच वाला को बोलेंगे प्रकाश केंद्र। उसके बाद देखिए उसी तरह से सेम जो है ना अवतल लेंस का में भी होता है। अवतल लेंस में भी क्या होता है, 2 को फोकस होता है, इधर बायां की और इधर देखिए, इसमें क्या होता है कि इधर आएंगे तो F1 और इधर आएंगे तो F2, इसमें उल्टा। उत्तल और अवतल में अंतर है। देखिए उत्तल में क्या होता है कि इसका फोकस F1 इधर होता है, और अवतल में फोकस क्या होता है, F1 इधर होता है। ठीक, चलिए तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस में फोकस किधर होता है, आपका बायां साइड, और जो अवतल लेंस है उसका दायां साइड होता है। ठीक, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन है उत्तल और अवतल, अभी हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया। अब देखिए उसका डेफिनेशन समझिए। देखिए एग्जाम में जो आपको लिखना है ना, अगर आपसे पूछे उत्तल लेंस क्या होता है, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन इस तरह से लिख दीजिएगा और इसका चित्र बना दीजिएगा। ठीक है, काफ़ी पूरा नंबर मिलेगा आपको। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो ऐसा लेंस जिसके बीच में मोटा, देखिए बीच में क्या है, मोटा है, ठीक, तथा दोनों किनारा यानी ये वाला और ये वाला अपेक्षाकृत मतलब इसके तुलना में, ठीक है, पतला हो, उसे उत्तल लेंस कहेंगे। यानी कि ऐसा लेंस जिसका बीच में क्या हो, मोटा हो, और साइड वाला सब क्या हो, पतला हो, उसे उत्तल लेंस कहेंगे। फिर से, ऐसा लेंस जिसके बीच में मोटा और साइड वाला जो दोनों किनारा रहेगा, जिसका इस तरह से क्या होगा, बीच में मोटा होगा और साइड वाला दोनों किनारा पतला होगा, इसे क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। ठीक, चलिए अब देखिए अवतल लेंस किसे कहते हैं। अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो ऐसा लेंस जिसका बीच में पतला, ऐसा लेंस देखिए बीच में क्या है, पतला है, क्योंकि इधर से ये धंसा हुआ है, इधर से ये धंसा हुआ, तो बीच में क्या हुआ, पतला हो गया। तो ऐसा लेंस जिसका बीच में पतला और ये जो दोनों किनारा होगा, दोनों किनारा क्या होगा, मोटा होगा, उसे उत्तल लेंस कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे, सॉरी। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो ऐसा लेंस जिसका बीच में मोटा हो और दोनों किनारा पतला हो, उसे उत्तल लेंस कहेंगे। अवतल लेंस किसे कहेंगे, तो ऐसा लेंस जिसका बीच में पतला हो और दोनों किनारा मोटा हो, उसे अवतल लेंस कहेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए लेंस के प्रकार की बात करें कि उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए उत्तल लेंस का प्रकार का अगर बात करें तो वो आपका लेंस उत्तल और उत्तल लेंस दोनों इंपॉर्टेंट था, और ये उत्तल लेंस का प्रकार का बात करते हैं हम लोग। उसी तरह से अवतल लेंस का भी प्रकार के बारे में भी बात करेंगे। तो फिलहाल ये उत्तल लेंस का प्रकार। तो उत्तल लेंस के प्रकार के क्या है, तो उत्तल लेंस का याद रखिएगा 3 प्रकार होता है। अब क्या क्या प्रकार है, तो देखिए उत्तल लेंस का प्रकार क्या होगा। देखिए इधर वाला एगो टुकड़ा है, ठीक है, ये क्या है, उत्तल लेंस का टुकड़ा है, और इधर वाला भी टुकड़ा है, उत्तल लेंस का टुकड़ा है। तो एक उत्तल, यहाँ 2 लेंस चिपका है, इधर से एगो उत्तल और एगो इधर से उत्तल। तो उत्तल प्लस उत्तल क्या होता है, उभय उत्तल होता है। ठीक है, इस लेंस को क्या बोलेंगे, उभय उत्तल लेंस कहेंगे, जिसको हम लोग नॉर्मली जो बोलचाल का भाषा में प्रयोग करते हैं वो उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। ठीक, लेंस कैसे बनेगा, तो 2 टुकड़ा, इधर से एगो टुकड़ा उत्तल लेंस का, इधर से एगो टुकड़ा क्या हुआ, उत्तल लेंस हुआ। उत्तल लेंस क्यों कहते हैं, देखिए इसका बीच में बाहर क्या उभरा हुआ है, तो उत्तल लेंस हो गया ना, इसलिए। ठीक है,
तो इधर से एगो उत्तल लेंस, उधर से एगो उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस और उत्तल लेंस बराबर क्या होता है, उभय उत्तल लेंस होता है। और उभय उत्तल लेंस को हम लोग उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए ये वाला टुकड़ा क्या है, समतल लेंस का है, और ये वाला टुकड़ा और एगो ला करके चिपका दिए हैं उत्तल का। तो समतल लेंस और उत्तल लेंस, दो लेंस यहाँ चिपका है। तो समतल लेंस जोड़ उत्तल लेंस, संधि विच्छेद तो आता होगा ना, वही चीज़ है यहाँ। तो एगो है समतल लेंस और दूसरा है उत्तल लेंस। तो समतल लेंस और उत्तल लेंस मिलकर के क्या होता है, समतलोत्तल लेंस होता है। अगर इसको आप जोड़िएगा, संधि कीजिएगा, तो समतलोत्तल बनेगा। ठीक है, चलिए तीसरा है, देखिए इसमें क्या की है, दोनों अवतल ली है। यहाँ एगो लेंस इस तरह से है, एक सेकेंड, इस तरह से एगो लेंस है, अवतल लेंस है। और इसमें हम क्या किए, और एगो इस तरह से लेंस चिपका दिए, उत्तल लेंस एगो लिए। देखिए यहाँ क्या है, समतल लेंस, अवतल लेंस है। और इधर देखिए इसका पेट जो है ना बाहर उभरा हुआ है, ये उत्तल लेंस है। तो यहाँ दो प्रकार का लेंस हुआ है, ये वाला लेंस अवतल लेंस और ये वाला लेंस उत्तल लेंस। ठीक है, तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों मिलकर के क्या बन गया, अवतलोत्तल लेंस हो गया। ठीक है, इस प्रकार जो उत्तल लेंस होता है उसका तीन प्रकार होता है। पहला उत्तल और उत्तल उभय उत्तल, दूसरा एक समतल और दूसरा उत्तल समतलोत्तल, तीसरा एगो समतल और दूसरा उत्तल समतलोत्तल। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी तरह से देखिए जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस में काफ़ी प्रकार का बात कर लेते हैं। तो जिस प्रकार उत्तल लेंस का प्रकार था, उसी तरह से अवतल लेंस का प्रकार को हम लोग याद रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस का प्रकार निम्न है, यानी कि ये भी तीन प्रकार का होता है। ठीक है, अवतल लेंस भी तीन प्रकार का होता है। आइए इसको समझाते हैं। देखिए इसमें हम क्या किए, एगो अवतल इधर से ले लिए, एगो अवतल लेंस लिए, और इधर से भी एगो अवतल लेंस लिए। इन दोनों को हम क्या किए, चिपका दिए। तो अवतल लेंस प्लस अवतल लेंस, यानी अवतल जोड़ अवतल क्या हुआ, उभय अवतल हुआ। जैसे कि इससे पहले था ना उत्तल प्लस उत्तल उभय उत्तल। ठीक है, उसको नॉर्मली उत्तल लेंस के नाम से जानते थे। उसी तरह से एगो अवतल लेंस और एगो अवतल लेंस, यहाँ क्या है, दोगो अवतल लेंस है। और दोगो अवतल प्लस अवतल क्या होता है, उभय अवतल हो गया। और उभय अवतल को हम लोग नॉर्मली अवतल लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक, दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन में क्या है कि एगो समतल लेंस लिए और एगो उत्तल लेंस लिए, दोनों को चिपका दिए। तो समतल लेंस प्लस अवतल लेंस, समतल प्लस उत्तल क्या होता है, समतलोत्तल होता है। समतला अवतल सॉरी, इसको पढ़ेंगे समतला अवतल। ठीक, समतल लेंस और अवतल लेंस बराबर समतला अवतल। ठीक, तीसरा कंडीशन, एगो देखिए हम क्या किए, इधर से उत्तल लेंस लिए, क्योंकि इसका पेट क्या है, बाहर की ओर निकला हुआ। ठीक है, तो ये हमने उत्तल लेंस लिया और एगो लेंस लिया, इधर देखिए अंदर इसका बॉडी क्या हुआ, घुसा हुआ है। इसको पढ़ेंगे अवतल लेंस। तो उत्तल और अवतल, अवतलात्तल, उत्तला अवतल, उत्तला अवतल। ठीक है, तो इस तरह से जो अवतल लेंस है इसका तीन प्रकार हो गया, एक अवतल लेंस या उभय उत्तल लेंस, दूसरा समतला अवतल, तीसरा उत्तला अवतल। ठीक है, तो देखिए ऐसा करते हैं कि वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने के कारण जो है ना, इसको आज यहीं तक क्लोज कर देते हैं। आज की क्लास का जो भी है तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, वैसे तो और भी है, लगभग और 2 क्लास जाएगा, उसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। जितने भी चैनल में पहली बार आए हैं, जितने भी स्टूडेंट, वो चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि इस चैनल में आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। और रही बात मैथ वगैरह का, तो वो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और जो नहीं हुआ है मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगा उसको भी अपलोड कर दूँगा। ठीक है, और इसका पार्ट 1 जो फिजिक्स का भी एक चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, बायो का भी कंप्लीट किया है, और केमिस्ट्री का भी कंप्लीट हुआ है, और ये फिजिक्स का दूसरा चैप्टर चला। यानी कि आपको टोटल सिलेबस मिलने वाला है, इसलिए आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। और ये जो नोट्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, उन लोगों का ये नोट्स है। ठीक, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार तो चैनल से जरूर जुड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।